हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड ये जो लेक्चर है हमारा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पे रहेगा, जो कि 11th क्लास का ही चैप्टर है। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी का जहाँ पर उस बॉडी का पूरा मास जो है वो लाई करे। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट सेंटर ऑफ मास इज़ दैट पॉइंट वेयर whole mass where whole mass of the body is supposed to be concentrated तो एक वो पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट कर जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड है, यूनिफॉर्म रोड है और इस रोड के अंदर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब इसके हर एक पॉइंट पर जो मास है, मान लो वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे सारी जगह जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो मान लो इसकी लेंथ अगर L है तो सेंटर ऑफ मास कहीं बिल्कुल इसके सेंटर में होगा, जो कि मान लो यहाँ से L/2 के डिस्टेंस पे है। कहाँ से? इसके इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है L/2, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बीच में लाई करेगा। इसीलिए इसी तरीके से अलग अलग बॉडीज़ का अलग अलग सेंटर ऑफ मास होता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर एक रिंग शेप्ड कोई बॉडी है, ठीक है, अगर मान लो कोई रिंग शेप की बॉडी है या फिर आप कह सकते हो कोई बैंगल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी इनके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में ही लाई करेगा। बट इस केस में क्या होगा कि रिंग जो है वो कुछ इस टाइप की होगी आपके पास, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बॉडी के ऊपर तो लाई नहीं कर सकता, तो करेगा तो सेंटर पे, यानी कि इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही लाई करेगा, लेकिन आउटसाइड द बॉडी लाई करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग बॉडीज़ का अलग अलग सेंटर ऑफ मास है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्फेरिकल बॉडी है, कोई स्फेरिकल बॉडी होगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहीं एग्जैक्टली इसके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, COM, ये कैसी बॉडी है? स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास कोई ट्रायंगुलर लैमिना है, तो ट्रायंगुलर लैमिना जो होगा उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पे लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने मीडियंस ड्रॉ किए हैं, मीडियंस क्या होते हैं? जो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मीडियंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंट्रॉइड पॉइंट। दिस इज़ योर सेंट्रॉइड। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर लैमिना जो है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे कहीं लाई करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे लाई करता है, जिसको आप सेंट्रॉइड भी कह देते हो। ठीक है, तो इसके अलग अलग बॉडीज़ का इसी तरीके से अलग अलग जगह पे सेंटर ऑफ मास होता है। उसके बारे में जो बात है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जो आज का हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास अलग अलग बॉडीज़ का किस तरीके से निकालते हैं, कैसे उसकी डेरिवेशन होती है, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए जो हमारा टॉपिक मेन है वो क्या है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि कोई दो बॉडीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दो मास है, सपोज वन इज़ योर M1 एंड सेकंड वन इज़ योर M2। दो मासेस हैं और मान लो इन दोनों मासेस के बीच में फोर्स लग रही है, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशन के अलावा कोई भी फोर्स लग सकती है, बट जो फोर्स होगी आपकी वो मान लेना कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बट इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस ऑफ द बॉडी। सो अगर मान लो ये बॉडी इस पे एक फोर्स लगा रही है F12 और ये इस पे लगा रही है F21, तो दोनों अगर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, और अगर मैं इन पूरे इसको एक सिस्टम की तरह ट्रीट करूँ, मतलब क्या है कि यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं और वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रही हैं, तो अगर मैं इसको एक सिस्टम की तरह ट्रीट करूँ तो यहाँ पे जो मेरी नेट फोर्स हो जाएगी इस केस में वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो यानी कि अगर किसी भी सिस्टम की नेट फोर्स क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। किसी भी सिस्टम की अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं
कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू क्या होता है dp बाई dt। तो अगर F ज़ीरो हो जाए तो dp बाई dt क्या हो जाएगा, dp बाई dt विल ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो एंड इट मीन्स दैट p शुड बी योर कॉन्स्टेंट। लीनियर मोमेंटम जो है इस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या dp बाई dt को dmv वेक्टर बाई dt लिख सकते हैं, क्योंकि p जो होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम वो बराबर होता है mv वेक्टर के। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। सो अगर dmv बाई dt को देखें ध्यान से, तो m को अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ, सो dv बाई dt जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो इट मीन्स कि हमारी जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब क्या होगा, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो का होने का मतलब क्या है, सिमिलरली यही मतलब है कि डी बाई डी टी क्या है हमारा, ज़ीरो है। ठीक है, अगर डी बाई डी टी ज़ीरो है तो यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट याद रखना है आपने, और दूसरी बात सेकंड थिंग क्या है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है, ज़ीरो होने का मतलब और कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर सपोज़ करो कि स्टार्टिंग में मेरा जो सिस्टम है, स्टार्टिंग में मान लो जो मेरा सिस्टम है उसका अगर सेंटर ऑफ मास, उसका अगर COM रेस्ट पे है तो वो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, सपोज़ कि अगर मेरा स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो वो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को ज़ीरो लिखा है। तो वेलोसिटी या तो कांस्टेंट हो जाएगी, या तो वेलोसिटी शुरू में अगर ज़ीरो थी तो बाद में ही ज़ीरो पे हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक है, सो V0 का मतलब क्या है कि COM जो है मेरा वो क्या है, इज़ एट रेस्ट, इज़ एट रेस्ट। नो क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अगर इसके अंदर ज़ीरो है, पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसकी नेट एक्सेलरेशन तो ज़ीरो आ गई, लेकिन क्या इसके अंदर जो इसके अंदर के जो बॉडीज़ हैं या जो पार्टिकल्स हैं, क्या उनकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये M1 बॉडी है, तो क्या इसकी A1 जो एक्सेलरेशन होगी वो भी ज़ीरो होगी, तो आंसर विल बी नो। इसकी ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। ठीक है, सिमिलरली ये वाली बॉडी है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है, A2, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीरो होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। A नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि अंदर वाले पार्टिकल्स उनकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हो सकता है वो अंदर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो और इसकी एक्सेलरेशन इसकी नेट एक्सेलरेशन को कैंसिल कर रही हो, दोनों के एक्सेलरेशन आपस में, या फिर ओवरऑल जो उनका सम है वो ओवरऑल सम जो है वो कैंसिल हो रहा हो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है पूरे सिस्टम की ज़ीरो होगी, ना कि अंदर वाले पार्टिकल्स की, यानी कि A1 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, A2 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बट हो सकता है कि A नेट जो है वो क्या हो जाए, आपका ज़ीरो हो जाए। A नेट तो क्या होगा भाई, ज़ीरो होगा। अब बात करते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है RCM इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, RCM इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस सो ऑन MNRN डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन MN। ये फॉर्मूला जो है ये हम पॉइंट मासेस के लिए लगाते हैं, कि जैसे मान लो सपोज़ करो मेरे पास कोई दो बॉडीज़ हैं और एक का मास 5 kg है और एक का मास 10 kg है, तो इन दो बॉडीज़ के लिए मैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो है वो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, M1R1 प्लस M2R2 प्लस सो ऑन MNRN। बट यहाँ पे तो दो ही बॉडीज़ है तो दोनों दो का मास हो जाएगा, और जो मेरे पास यहाँ पे R1 R2 है ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, इसको मैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेता हूँ, बट इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, RCM M1R1 प्लस M2R2। कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो फिर कंजर्वेशन में मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने में आ जाएगा DRCM बाई dt विच शुड बी इक्वल्स टू योर M1 DR1 बाई dt
प्लस m2 dr2/dt प्लस सो ऑन mn drn/dt अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। नाउ drcm/dt का मतलब क्या होगा? क्या हम इसको vcm लिख सकते हैं वेलोसिटी की टर्म्स में? और क्या हम इसको m1 v1 m2 v2 प्लस सो ऑन mn vn भी लिख सकते हैं? क्योंकि dr1/dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाती है, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम इसी वेलोसिटी को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन आई विल गेट dvcm/dt which is equals to m1 dv1/dt plus m2 dv2/dt plus so on mn dvn/dt divided by m1 plus m2 plus so on mn. Now what is dvcm/dt? This is your acceleration acm, which is equals to m1 a1 plus m2 a2 plus so on mn an divided by m1 plus m2 plus so on mn. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक तो ये रिलेशन मिला है ACM का, और दूसरा मिला है वेलोसिटी का ये रिलेशन। अब अगर यहाँ पे वेलोसिटी के जो दो हमारे पास केसेस आए थे ऊपर की, जिसमें हमने कहा था कि VCM जो है मेरा वो या तो ज़ीरो होगा या मेरा VCM जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उन दोनों को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे VCM को कांस्टेंट कर दूँ, केस नंबर 1 पे अगर VCM को कांस्टेंट कर दिया जाए, इफ़ VCM इज़ कांस्टेंट, तो VCM कांस्टेंट होने पे क्या होगा कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है पूरी, ये वाली, इसको हम लिख सकते हैं m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन mn vn वेक्टर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्योंकि ये नीचे वाली क्वांटिटी जो है ये पूरी यहाँ जाएगी VCM के पास, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, तो हमें रिजल्ट में ये मिलेगा। m1 v1 क्या होता है? दिस इज़ योर मोमेंटम p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस सो ऑन pn वेक्टर विच इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ से? मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमें ये चीज़ मिली है। इसी रिलेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2 को, कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है, तो जो पहले वाला मोमेंटम होगा m1 v1 वही बाद वाला मोमेंटम भी हो जाएगा m2 v2। इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम पे लगने वाली, अगर किसी भी सिस्टम पे, मान लीजिए ये सिस्टम है आपका, अगर किसी भी सिस्टम पे लगने वाली एफ नेट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो इट मीन्स उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा यानी कि पी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। पी शुड बी कंजर्व। ठीक है, तो मोमेंटम हो जाएगा उस केस में कंजर्व। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं कि अगर मेरा VCM जो है यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या था कि सेंटर ऑफ मास किस पे है? रेस्ट पे है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर पिछले पेज पे वापस जाएं, तो अगर मेरे पास VCM जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो क्या VCM मेरे पास drcm/dt के बराबर भी होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर VCM ज़ीरो है तो यानी कि drcm/dt इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। सो इट मीन्स RCM इज़ ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा। RCM क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर RCM कांस्टेंट है तो क्या हम RCM को जो ये फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लिखा है ये वाला, क्या हम इसको कांस्टेंट कर सकते हैं? अगर हम इस टर्म को m1 प्लस m2 को इधर ले जाएं तो ये RCM अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है m1 प्लस m2 भी इधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। सो वी विल गेट m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन mn rn इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म हमारे पास, मतलब ये फॉर्मूला जो है हमें यहाँ से मिल गया कि m1 r1 प्लस m2 r2
प्लस mn/rn जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. सो वी कैन ऑल्सो राइट m1r1 इज इक्वल टू m2r2. तो ये फॉर्मूला है जो हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है. ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमें लगेगा कि किसी भी सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो आपकी क्या है, ज़ीरो है, या हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, रेस्ट पे है. जब भी ये दो कंडीशंस हमें दी होंगी कि एफ नेट ज़ीरो है या फिर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, उस केस में हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हैं. तो चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए. सो क्वेश्चन आपके सामने है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 2 kg मास इज डिस्प्लेस्ड बाय 8 मीटर इन द लेफ्ट. सो क्वेश्चन क्या है कि अगर 2 kg का मास है आपके पास और ये कितने हैं, 4 kg का, तो ये आ गया आपके पास 2 kg मास एंड दिस वन इज़ योर 4 kg मास. सो इफ़ 2 kg मास इज डिस्प्लेस्ड बाय 8 मीटर इन द लेफ्ट, तो लेफ्ट में हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया, 8 मीटर. तो मान लो यहाँ से 8 मीटर डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गया अब 2 kg मास. अच्छा, पहले 2 kg और 4 kg का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा. तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि जिस तरफ मास ज़्यादा होता है उस तरफ का सेंटर ऑफ मास जो है उस तरफ को शिफ्ट हो जाता है. जैसे 4 kg और 2 kg में, 4 kg और 2 kg में ज़्यादा हैवी 4 kg है, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में लाई नहीं करेगा, थोड़ा सा इसकी तरफ यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 4 kg के पास लाई करेगा. अब 2 kg को डिस्प्लेस कर दिया. अब कह रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस 4 kg मास शुड बी शिफ्टेड. 4 kg मास को हम कितना शिफ्ट करें कि हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहे. तो 4 kg को मैंने मान लिया कि मैंने कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया है. अच्छा, इसको मैंने राइट साइड पे ही क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि अगर मैं 2 kg को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास को बीच में रखने के लिए मुझे 4 kg को राइट पे ही लेके जाना पड़ेगा. नहीं तो अगर आप 2 kg को लेफ्ट पे ले जाओगे तो सेंटर ऑफ मास 2 kg के पास जाने लगेगा. लेकिन मुझे क्या चाहिए कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर रहे, तो 4 kg को मैं फिर राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा. तो ये मेरे पास कंडीशन बन गई. अब इसको करने का पहला तरीका क्या है कि उसने क्या कहा है, सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है. तो सेंटर ऑफ मास जब रेस्ट पे होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अभी बताया था पीछे. इस केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं m1r1 इज इक्वल टू m2r2. अभी पीछे वाली हमने शीट में बात की थी इसकी कि अगर एफ नेट ज़ीरो हो जाए या फिर सेंटर ऑफ मास रेस्ट क्वेश्चन में दिया हो तो वी कैन यूज़ m1r1 इज इक्वल टू m2r2. सो ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से करने के दो तरीके हैं. पहले हम लिखेंगे इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा है. इनिशियली क्या हुआ कि ये जो आपका 2 kg मास वो यहाँ था, 4 kg यहाँ था. मान लेते हैं कि इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो है r1 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है इसका r2. ठीक है, तो r1 r2 डिस्टेंस मान लिया. अब हमारे पास m1 कितना था, 2 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है, r1. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू इस तरफ कितना मास है, 4 kg इंटू सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है, r2. जो r1 r2 है वो सेंटर ऑफ मास से लिए गए डिस्टेंस है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, r1 इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 यानी कि 2r2. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1. फाइनली हमने क्या देखा कि अब 2 kg जो है मेरे पास वो यहाँ आ चुका है और अब इसकी डिस्टेंस देखो सेंटर ऑफ मास से कितना है ये वाला डिस्टेंस. सो दिस इज़ योर 8 प्लस r1. कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और ये r1. तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 8 प्लस r1. दूसरी तरफ 4 kg वाला यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है, r2 प्लस x. तो 4 इंटू x प्लस r2. सॉल्व करेंगे 16 प्लस 2r1 विच इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4r2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r1 हेयर. वी विल गेट 16 प्लस 2 इंटू 2r2 which is equals to 4x plus 4r2 and you will get 16 plus 4r2 which is equals to 4x plus 4r2. 4r2 से 4r2 cancel, so we will get 4x equal to 16 and the value of x should be 4. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा इस केस में वो 4 सेंटीमीटर पे करेगा. तो ये था हमारे पास पहला तरीका निकालने का. दूसरा एक शॉर्टकट मेथड भी होता है इसको निकालने का. शॉर्टकट मेथड क्या है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे दिया हो तो क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं m1r1 इज इक्वल टू m2r2. लेकिन ये सिर्फ तभी लगेगा जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा. अगर किसी क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है
तो फिर वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट शॉर्टकट वाला नहीं लगा सकते। तो देखना क्या है, m1 मास कितना है 2 kg, कितना डिस्प्लेस किया 8 मीटर। m2 मास कितना है 4 kg, कितना डिस्प्लेस किया x। सिंपल कीजिए, 2 1 दा 2, 2 2 जा 4, 2 1 दा 2, 2 4 जा 8, सो आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर। सॉरी मीटर में आंसर है ना, मीटर, 4 मीटर और यहाँ पे भी मीटर। तो ये शॉर्टकट है इसका, और ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन जो लॉन्ग मेथड है वो हर किसी क्वेश्चन में लग जाएगा। शॉर्टकट सिर्फ तभी लगेगा जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। डायरेक्ट m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 और आंसर विल बी योर 4 मीटर आंसर। सो सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका सेंटर में रहने के लिए आपको x को कितना, आपको 4 kg को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कितना 4 मीटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी की बातें हम इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।